अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम फुकुशिमा डिज़ास्टर के बारे में जानेंगे। असल में ये एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, बल्कि ये एक मैन मेड डिज़ास्टर था। जी हाँ, आज हम ऐसी गलतियों को देखेंगे जिनकी वजह से ये डिज़ास्टर पेश आया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। तो फिर आइए हम शुरू करते हैं। 11 मार्च 2011 के दिन 2:46 पर एक ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 था, ये ज़लज़ला पैसिफिक ओशन में आया। ये ज़लज़ला तकरीबन जापान के मशरक़ी हिस्से से 70 किलोमीटर के फासले पर आया था। इसका मतलब ये है कि इस ज़लज़ले का मरकज़ 70 किलोमीटर दूर था जापान से। लेकिन ये ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसने जापान को बुरी तरह मुतासिर किया। मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि जापान 4 मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल है और यहाँ ज़लज़ले आना आम है, काफ़ी हद तक आम है, यानी ये कि यहाँ छोटे मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं। लेकिन ये ज़लज़ला बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला था जिसने तकरीबन 15,000 लोगों को मार दिया। इसकी वजह जापान की लोकेशन है। इस पर एक अलग वीडियो भी बन सकती है कि ज़लज़ले किस वजह से आते हैं। अच्छा, तो आपको बैकग्राउंड समझ आ गया होगा कि तबाही का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। ज़लज़ले आने की वजह से तकरीबन 15,000 लोग मारे गए, लेकिन असल तबाही अब शुरू हुई जिसका शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। ज़लज़ला आने के करीब 50 मिनट बाद एक ज़बरदस्त किस्म की सुनामी आई। असल में इस सुनामी की वजह ज़लज़ला था। जो ही ज़लज़ला आया, ज़लज़ले की वजह से सुनामी भी आई। सुनामी की हाइट तकरीबन 12 मीटर थी और ये सुनामी सबसे पहले जापान के होन्शू आइलैंड पर आई, जहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम फुकुशिमा था। चलें, अब हम जानते हैं कि एक पावर प्लांट क्या होता है। असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर होते हैं जिनकी मदद से बिजली पैदा की जाती है। तो फुकुशिमा पावर प्लांट में 6 रिएक्टर हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक हुआ करता था। इसमें 6 रिएक्टर थे। 6 रिएक्टर का मतलब 2 यूनिट, मतलब ये कि रिएक्टर 1, 2, 3 को एक यूनिट कहा जाता था और रिएक्टर 4, 5, 6 को यूनिट 2 कहा जाता था। तो सुनामी वाले दिन यूनिट 2 यानी रिएक्टर नंबर 4, 5, 6 काम नहीं कर रहे थे। इन 3 रिएक्टर को इनकी मेंटेनेंस की वजह से रोका हुआ था, मतलब ये कि इनकी मेंटेनेंस हो रही थी, लेकिन उस दिन रिएक्टर 1, 2, 3 काम कर रहे थे। चलें, मैं आपको थोड़ा ये भी समझा देता हूँ कि रिएक्टर क्या होता है। एक रिएक्टर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से मिलकर बना होता है, मतलब एक रिएक्टर के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं जिनका मुख्तलिफ़ काम होता है, जिनमें से सबसे अहम फ्यूल रॉड है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स होते हैं। जब ये एटम्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। फिर ये हीट यानी गर्माइश कूलेंट की तरफ मुंतकिल कर दी जाती है, जो कि असल में पानी होता है। इस गर्माइश की वजह से पानी भाप में तब्दील होता है। फिर इस स्टीम यानी भाप को टरबाइंस की तरफ भेज दिया जाता है। स्टीम की वजह से टरबाइंस घूमते हैं और फिर ये टरबाइंस बिजली पैदा करते हैं। अगर आपको रिएक्टर की वर्किंग समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप इस मिसाल से समझें कि आपके पास एक केतली है और केतली के ऊपर एक छोटा पंखा लगा हुआ है। जब आप केतली के अंदर पानी डालेंगे और केतली वर्किंग करेगी, मतलब केतली गर्म होगी। जिस टाइम केतली गर्म होगी तो पानी भाप में तब्दील होगा और जिस टाइम भाप एक प्रेशर से निकलेगी, जिस टाइम भाप प्रेशर से निकलेगी तो जो केतली के ऊपर पंखा लगा होगा वो इस भाप की मदद से घूमेगा और जिस टाइम पंखा घूमेगा तो समझें कि उस पंखे ने बिजली पैदा की है, मतलब ये कि टरबाइन है वो पंखा और उसने बिजली पैदा की है। बस बिल्कुल ही ऐसा एक रिएक्टर में होता है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर होता है। चलें, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुनामी की हाइट 12 मीटर है, जबकि हिफाजती दीवार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के आगे पीछे बनाई गई थी उसकी हाइट सिर्फ 5.8 मीटर थी। सुनामी आने से पहले जिस टाइम ज़लज़ला आया था तो यूनिट 1 को भी बंद कर दिया गया। जिस तरह कि आप जानते हैं यूनिट 2 जिनमें रिएक्टर नंबर 4, 5, 6 थे ये पहले ही बंद थे, तो इन्होंने यूनिट 1 जिसमें रिएक्टर 1, 2, 3 थे इनको भी बंद कर दिया। ये एक प्लान था कि इमरजेंसी सूरत में हम दोनों यूनिट को बंद कर देंगे और बंद होने के साथ ही इन्होंने जनरेटर्स ऑन कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी चीज़ को बंद करना है तो इन्होंने जनरेटर क्यों ऑन किया। जनरेटर ऑन करने का मकसद ये था कि रिएक्टर्स को कूल किया जाए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सुनामी पावर प्लांट के अंदर दाखिल हुई तो सारी बिजली बंद होगी, जिसकी वजह से कूलिंग सिस्टम खराब हो गया और रिएक्टर में गर्माइश ज़्यादा से ज़्यादा होती चली गई, जिसकी वजह से रिएक्टर में मौजूद फ्यूल रॉड, जिस तरह मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है कि फ्यूल रॉड में छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जिस टाइम एटम रिएक्ट करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से फ्यूल रॉड मेल्ट होना शुरू हो गई। जो ही फ्यूल रॉड मेल्ट होना शुरू हुए तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों पर फसलें उगाना बिल्कुल नामुमकिन होगी और रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से समुद्री जानवरों को भी बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा रेडिएशन इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का जन्म होता है। मसलन ये कि कैंसर, थायराइड, आंखों की बीमारियां और भी इस तरह की बहुत सी किस्म की मुख्तलिफ और खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं। इस वाक़े के बाद जापान ने इस जगह को सील कर दिया और इसके बाद जापान ने एक एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जो कि इन्वेस्टिगेट करे कि असल में क्या हुआ था। तो इस टीम का कहना ये था कि इसे नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये इंसान की गलती की वजह से हुआ है। मसलन ये कि 2008 में एक्सपर्ट की एक टीम पावर प्लांट पर गई। उन्होंने विजिट किया और कहा कि सुनामी की वजह से हिफाजती दीवार बहुत छोटी है, लेकिन मैनेजमेंट ने इनकी इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। असल में मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पावर प्लांट को अपग्रेड करने में करते, लेकिन उसकी सेफ्टी की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो ना देते। लेकिन इस हादसे के बाद बहुत से मुल्कों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपनी कंट्री से बंद कर दिया। मसलन ये कि जर्मनी ने ऐलान किया कि 2022 तक जितने भी पावर प्लांट उनकी कंट्री में मौजूद हैं उन सब को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मलेशिया और फिलिपाइंस ने पावर प्लांट का मंसूबा नहीं रोका। तो इसका मतलब ये है कि इस हादसे से सब ने सबक हासिल नहीं किया। इस वाक़े के बाद वो कंपनी जो पावर प्लांट को चलाती थी, जिसका नाम टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी था, इस पर गवर्नमेंट ऑफ जापान ने $7.3 मिलियन का जुर्माना आयद किया। अगर दूसरी गलती को देखें तो दूसरी गलती ये है कि पावर प्लांट की लोकेशन ही नहीं ठीक थी। इन्होंने पावर प्लांट को बिल्कुल पैसिफिक ओशन के साथ बनाया था और इसकी वजह ये थी कि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा ना आए। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया है कि पावर प्लांट में पानी का इस्तेमाल होता है और ये पानी भी पैसिफिक ओशन में से ही लाया जाता है। तो पानी की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाने के लिए इन्होंने इससे बिल्कुल पैसिफिक ओशन के साथ ही बनाया। अगर हम इस इंसिडेंट का ओवरव्यू करें कि क्या ये गलती इंसान की है, मतलब इंसान की वजह से इतनी ज़्यादा रेडिएशन इन्वायरमेंट में फैली, तो इसका जवाब हमें ये मिलता है जी हाँ, बिल्कुल ये मैन मेड है। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हमें पता है कि जापान एक ऐसी लोकेशन है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, तो इनको पैसिफिक ओशन के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना ही नहीं चाहिए था। और नंबर 2, अगर इन्होंने पावर प्लांट बना भी लिया था पैसिफिक ओशन के साथ, तो इन्हें सेफ्टी का भरपूर ख्याल करना चाहिए था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।